अस्सलाम वालेकुम बच्चों एंड वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। बच्चों आज हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 5 का एक टॉपिक पढ़ना है। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है प्लैंक्स क्वांटम थियरी। बेटा बहुत ही रेवोल्यूशनरी थियरी है। इस थियरी ने हमारा मैटर के बारे में जो कॉन्सेप्ट है उसको बदल के रख दिया। ठीक है, रेवोल्यूशनरी थियरी है। 1900 में मैक्स प्लैंक्स ने ये थियरी प्रेजेंट की है और ये बेसिकली कंसर्न्ड है इस बात से, ये हमें बताती है कि अगर किसी सोर्स से, किसी ऑब्जेक्ट से, किसी बॉडी से एनर्जी निकलती है या उसमें जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो वो किस फॉर्म में होती है। तो बच्चों इस बारे में हमारा क्लासिकल कॉन्सेप्ट, पुराना कॉन्सेप्ट ये था कि एनर्जी जब बॉडी से निकलती है तो वो वेव्स की फॉर्म में निकलती है। वेव आपको पता है कॉन्टीन्यूस फिनोमिनन होता है। वेव के अंदर कोई ब्रेक नहीं है, ये कॉन्टीन्यूसली बॉडी से निकलती है। ठीक है, पुराना कॉन्सेप्ट यही था कि एनर्जी बॉडी से कॉन्टीन्यूस मैनर में यानी वेव की फॉर्म में एमिट होती है, या अगर बॉडी ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो वो भी किस फॉर्म में की है, वेव्स की फॉर्म में एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है। बट मैक्स प्लैंक्स ने इस बारे में हमें एक नया ही कॉन्सेप्ट दिया। उसने कहा कि भाई बॉडी से एनर्जी वेव्स की फॉर्म में नहीं निकलती बल्कि एनर्जी एमिट होती है किस फॉर्म में, पार्टिकल्स की फॉर्म में। और उसने कहा कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे से अलग अलग हैं, डिसकॉन्टीन्यूअस हैं, डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं, अलग अलग पार्टिकल्स हैं। एनर्जी वेव्स की फॉर्म में नहीं बल्कि पार्टिकल्स की फॉर्म में एमिट होती है, और अगर एब्जॉर्ब होगी तो वो भी किस फॉर्म में होगी, पार्टिकल्स की फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। निकलेगी भी पार्टिकल्स की फॉर्म में, एब्जॉर्ब भी होगी पार्टिकल्स की फॉर्म में। और ये पार्टिकल जो एनर्जी को कैरी कर रहे हैं, ये जो एनर्जी की मिनिमम अमाउंट है, इसको हम कहते हैं फोटोन भी कह देते हैं, इसको क्वांटम भी कहते हैं, इसको वेव पैकेट भी कहते हैं। जनरली इसके लिए वर्ड यूज होता है वेव पैकेट या क्वांटम। ठीक है, लेकिन अगर जो एनर्जी निकल रही है वो लाइट है तो लाइट के केस में हम फोटोन को एक स्पेशल नाम दे देते हैं और वो क्या है, फोटोन। फोटो का वर्ड जब भी आए तो इसका ताल्लुक लाइट से होता है। लाइट के क्वांटम को हम कह देते हैं फोटोन। मैं रिपीट करता हूं अपनी बात कि मैक्स प्लैंक्स ने कहा है कि एनर्जी कॉन्टीन्यूअस मैनर में ट्रांसफ़र नहीं होती, ये एमिट या एब्जॉर्ब होती है डिसकॉन्टीन्यूअस मैनर में, पार्टिकल्स की फॉर्म में, और उन पार्टिकल्स को हम क्वांटम कहते हैं। तो चलिए इस थियरी के ज़रा पोस्टुलेट्स पे बात करते हैं। इसका सबसे पहला पोस्टुलेट है कि एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में, पार्टिकल्स की फॉर्म में, डिसकॉन्टीन्यूअस मैनर में एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है, कॉन्टीन्यूअस मैनर में एमिट एब्जॉर्ब नहीं होती। ये इसका पहला पोस्टुलेट है। नंबर 2, बेटा अगर किसी बॉडी से, कोई 2-3 बॉडीज हैं जिनसे एनर्जी निकल रही है, तो क्या तीनों बॉडीज से सेम मैग्नीट्यूड की एनर्जी निकल रही है या उनकी एनर्जी के मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है? कैसे पता चलेगा कि किस सोर्स से ज़्यादा एनर्जी निकल रही है, किस सोर्स से एनर्जी कम निकल रही है? या अगर किसी बॉडी से क्वांटम निकल रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि वो ज़्यादा एनर्जी लेकर जा रहे हैं या कम एनर्जी लेके जा रहे हैं? तो बेटा याद रखना है कि प्लैंक्स ने कहा कि क्वांटम की जो एनर्जी ट्रांसफर्ड है ना, वो डिपेंड करती है क्वांटम की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अगर एक बॉडी से यूनिट टाइम में, यूनिट एरिया से ज़्यादा क्वांटम पास कर रहे हैं, ज़्यादा वेव्स निकल रही हैं, ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उससे निकलने वाली एनर्जी का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में, जैसे 1 सेकेंड में जितने क्वांटम पास हो जाएंगे वो कहलाएगी फ्रीक्वेंसी। और अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो कम एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। एनर्जी ट्रांसफ़र किसने करनी है, क्वांटम ने। यूनिट एरिया से ज़्यादा क्वांटम गुजरे तो ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई, कम क्वांटम गुजरे तो कम एनर्जी ट्रांसफ़र हुई। ओके, यानी एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी को ग्रीक लेटर न्यू से रिप्रेजेंट किया है। वैसे फिजिक्स में हम इसके लिए नॉर्मली एफ का वर्ड भी यूज़ करते हैं, एफ का लेटर यूज़ करते हैं, ठीक है।
स्मॉल एफ फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पर ग्रीक लेटर न्यू हमने यूज़ किया है, ये भी फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। बेटा प्रोपोर्शनैलिटी को जब भी ख़त्म करना हो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो प्रोपोर्शनैलिटी चेंज हो जाती है इक्वालिटी में। यहाँ पर हमने ये कांस्टेंट लगा दिया, इसका नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको h से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वेशन बन गई हमारी E इज इक्वल टू एच न्यू। बट अगर हमें यहाँ से इस प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़े तो क्या करेंगे? ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी इधर आके क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि प्लैंक्स कांस्टेंट बेसिकली रेशो होता है किसकी? एनर्जी ऑफ क्वांटम टू दी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वांटम। ये अगर आप इस फैक्टर की रेशो ले लें तो ये किसके इक्वल आ जाती है? प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल आ जाती है। और लाइट के केस में, लाइट के क्वांटम या फोटोन के केस में इसकी जो वैल्यू है वो है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये इसका यूनिट है, जूल एनर्जी का यूनिट है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है पर सेकेंड, ऊपर जाकर ये हो जाएगा सेकेंड, तो ओवरऑल यूनिट बनेगा जूल सेकेंड। ठीक है जी, यानी एनर्जी ट्रांसफर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वांटम। ये हमारे दो पोस्टुलेट हो गए। अब हमने बात करनी है तीसरे पोस्टुलेट की। बेटा तीसरा पोस्टुलेट उसी सेकंड पोस्टुलेट की एक मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है, एक और तरह से भी हम इस बात को समझ सकते हैं। देखिए हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी आपस में कुछ इस तरह से रिलेटेड होते हैं कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, यहाँ पर f क्या है? फ्रीक्वेंसी है वेव की या फोटोन की या क्वांटम की। v क्या है? वेलोसिटी है क्वांटम की। और लैम्डा क्या है? लैम्डा है वेवलेंथ। देखें जब एक पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो वो बिहेव करता है एज अ वेव, तो जब क्वांटम भी मूव कर रहे होते हैं तो वो बन जाते हैं वेव्स। ठीक है, तो उस वेव की, जो क्वांटम की जो वेव बनी है उसकी जो वेवलेंथ है, या आप शॉर्ट वर्ड में कह सकते हैं क्वांटम की या क्वांटा की जो वेवलेंथ है उसको हमने डिनोट किया है कैसे? लैम्डा से। ठीक है जी, तो यहाँ से अगर मैं इस रिलेशनशिप को इस तरह से लिख लूँ, इक्वेट कर लूँ कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यहाँ से अगर मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये आ जाएगी v ओवर लैम्डा। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, देखें यहाँ से f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा। ठीक है, अब अगर मैं वेलोसिटी को v की जगह c से रिप्रेजेंट कर दूं, आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट जो होती है उसको हम डिनोट करते हैं किससे? स्मॉल c से। तो अगर लाइट की बात हो रही है या किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात हो रही है तो उसकी वेलोसिटी के लिए v नहीं बल्कि हम यूज़ करते हैं स्मॉल c। तो v की जगह आप लगा लें c और लैम्डा को ऐसे ही रहने दें, और फ्रीक्वेंसी की जगह f की जगह आप लिख लें न्यू। तो ये बन जाएगा दैट न्यू इज इक्वल टू c ओवर लैम्डा। c ओवर लैम्डा इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पे न्यू की वैल्यू हम निकाल चुके हैं c ओवर लैम्डा, तो न्यू की वैल्यू यहाँ पर मैंने सब्सटीट्यूट कर दी है। तो एक नई इक्वेशन बन जाएगी E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। बेटा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक बॉडी से जो एनर्जी निकल रही होती है वो क्वांटम की वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लेट्स से एक बॉडी से रेड लाइट निकल रही है, एक बॉडी से ब्लू लाइट निकल रही है, तो दो डिफरेंट वेवलेंथ्स जो हैं दो डिफरेंट बॉडीज से एमिट हो रही हैं, तो बताएं कौन सी लाइट ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी? तो बेटा याद ये रखना है कि जिस लाइट की वेवलेंथ कम होगी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेड और ब्लू लाइट की स्पीड सेम है तो दोनों में से ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र कौन करेगा? ब्लू लाइट, क्योंकि ब्लू की वेवलेंथ क्या होती है? कम होती है। वेवलेंथ जितनी कम होगी एनर्जी उतनी ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी। ठीक है जी,
यहाँ से हमने एक और रिलेशनशिप भी बनाना है और यहाँ पर हमने डिफाइन भी करना है वेवलेंथ को। हमने ये तो कह दिया कि वेवलेंथ अगर कम होगी तो बॉडी से निकलने वाली एनर्जी ज़्यादा होगी, लेकिन ये वेवलेंथ होता क्या है बेटा? देखें, एक वेव जो होती है उसके दो हिस्से होते हैं। मीन पोजीशन से उठे हुए हिस्से को, ऊपर वाले हिस्से को क्रस्ट कहते हैं और उसके नीचे वाले हिस्से को ट्रफ कहते हैं। तो बेटा याद ये रखना है कि दो एडजेसेंट क्रस्ट या दो एडजेसेंट ट्रफ्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय लैम्डा। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने दोबारा से इस बात को रिवाइज कर लेना है कि अगर एक बॉडी से एनर्जी निकल रही है क्वांटम की फॉर्म में, क्वांटम मूव करते हुए बन गया है वेव, तो बेटा हमें कैसे अंदाज़ा होगा उसकी एनर्जी ट्रांसफर्ड का? उसकी वेवलेंथ से। अगर बॉडी से निकलने वाली वेव की वेवलेंथ कम है तो उससे ट्रांसफ़र होने वाली एनर्जी रिलेटिवली ज़्यादा होगी उस बॉडी से निकलने वाली एनर्जी से जिसमें रेडिएशंस की वेवलेंथ ज़्यादा है। वेवलेंथ जितनी कम, एनर्जी ट्रांसफर्ड उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है जी। अब एक और बात कि वेवलेंथ का जो इन्वर्स होता है उसे हम कहते हैं वेव नंबर। क्या कहते हैं जी? वेव नंबर कहते हैं। तो इस इक्वेशन में अगर मैं कहूँ 8c इंटू 1/λ और 1/λ की वैल्यू होती है न्यू बार, तो अगर मैं इस इक्वेशन में 1/λ की वैल्यू पुट कर दूं तो दैट विल बी hc न्यू बार। ये एक नई इक्वेशन बन जाती है। आप जानते हैं कि h और c तो कांस्टेंट हैं, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट है, कांस्टेंट होती है। अगर कांस्टेंट्स को हम रिमूव कर दें तो इक्वालिटी चेंज हो जाती है प्रोपोर्शनैलिटी में। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी से निकलने वाली जो एनर्जी है या एब्जॉर्ब होने वाली जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है उसके वेव नंबर पर। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस वेव के वेव नंबर के साथ। ठीक है। अगर किसी बॉडी से निकलने वाली रेडिएशन का वेव नंबर ज़्यादा होगा, वेव नंबर ज़्यादा होगा तो उससे निकलने वाली एनर्जी भी ज़्यादा होगी। या अगर एक बॉडी में वेव्स की फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है या क्वांटम की फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है और उस क्वांटम का वेव नंबर बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है ज़्यादा एनर्जी बॉडी में एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है जी। तो ये इस थियरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं और ये थियरी साइंटिस्ट ने बहुत वेल रिसीव की है। इसको कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और यही वो थियरी है जिसको यूज़ करके बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया और अब हम उस एटॉमिक मॉडल की तरफ बढ़ने लगे। जी बच्चों, अब हम बात करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल की। बोहर एटॉमिक मॉडल क्या कहता है? बेटा आपको याद है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल? उसमें हमने ये डिसाइड कर लिया था कि एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस हुआ करता है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है हमें। लेकिन रदरफोर्ड जो था वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर पाया क्योंकि उसके मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को एमिट कर रहा होता है और वो किसी फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट में नहीं बल्कि न्यूक्लियस के अराउंड कहीं भी रिवॉल्व कर सकता है। लेकिन बोहर ने रदरफोर्ड के मॉडल में थोड़ी सी एक्सटेंशन की है। उसने कुछ नई बातें ऐड की हैं और उसने यूज़ किया है प्लैंक्स की क्वांटम थियरी को भी। रदरफोर्ड के मॉडल को भी यूज़ किया और साथ ही साथ उसने प्लैंक्स क्वांटम थियरी को भी यूज़ किया। तो चलें एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि बोहर के मुताबिक हाइड्रोजन एटम जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। बोहर के मुताबिक हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में आप जानते हैं एक ही प्रोटॉन होता है। बेटा बोहर के मॉडल के मुताबिक हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बाहर कहीं पे भी रिवॉल्व नहीं कर सकता, यानी हर जगह रिवॉल्व नहीं कर सकता, बल्कि वो रिवॉल्व करता है कुछ परमिटेड ऑर्बिट्स के अंदर। मैं रिपीट करता हूँ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है सिर्फ कुछ परमिटेड ऑर्बिट्स के अंदर, ऐसी जगहों पर जिनकी एनर्जी फिक्स है। सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। अकॉर्डिंग टू बोहर न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं और हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है? फिक्स।
सिर्फ फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट्स के अंदर ही इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। इनके दरमियान वाली जगह पे इलेक्ट्रॉन का पाया जाना इम्पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स के दरमियान में कहीं पे मूव नहीं कर सकता, सिर्फ स्पेसिफिक एनर्जी वाले ऑर्बिट्स के अंदर ही इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। ठीक है बेटा, इन ऑर्बिट्स को उसने नाम दिया एनर्जी लेवल, या उसने इनको कहा शेल। ठीक है, ये पहली बार शेल या एनर्जी लेवल की जो टर्म है ये बोहर ने इंट्रोड्यूस करवाई। और शेल क्या होता है? एक परमिटेड एनर्जी लेवल, एक ऐसा ऑर्बिट जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है न्यूक्लियस के अराउंड, उसको बोहर ने कहा शेल। अब उसकी थियरी के कुछ पोस्टुलेट हैं और उनमें सबसे पहली बात यही है कि इलेक्ट्रॉन हर जगह पे रिवॉल्व नहीं करता, बल्कि फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट्स के अंदर ही रिवॉल्व करता है। और इन ऑर्बिट्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने इनको असाइन किया है एक क्वांटम नंबर। अगर हम पहले शेल की बात कर रहे हैं तो जहाँ पे पहले शेल की बात होगी हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट शेल में है। अगर हमने ये कहना है कि इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है तो हम कहेंगे कि उसकी जो n वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2 और सो ऑन। जब भी आपने किसी स्पेसिफिक ऑर्बिट का हवाला देना है जिसमें इलेक्ट्रॉन इस वक्त मौजूद है तो आप क्या यूज करेंगे? क्वांटम नंबर। ठीक है, स्पेसिफिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या है? ये एक वैल्यू है जो हमें बता देती है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में मौजूद है। अगर n इज इक्वल टू 1 है इलेक्ट्रॉन के लिए तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन इस वक्त पहले शेल में है। अगर n इज इक्वल टू 2 है तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में, यानी इलेक्ट्रॉन किस शेल में है इसका अंदाजा हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से होता है। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन सिर्फ फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट्स के अंदर पाया जाता है। और इन ऑर्बिट्स को कैसे डेजिग्नेट करते हैं हम? बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पॉइंट नंबर 2, बेटा जब तक इलेक्ट्रॉन किसी एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। देखिए पुराना कॉन्सेप्ट क्या था कि जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो एनर्जी को एमिट करता है, रिलीज करता है। लेकिन बोहर ने क्या कहा? इसने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूव करेगा उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। उसकी एनर्जी का चेंज क्या होगा? 0 होगा। डेल्टा E इज इक्वल टू 0, यानी उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। हाँ, अलबत्ता जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा, ट्रांजिशन से मुराद है कि जब वो एक शेल से दूसरे शेल में जाएगा, लोअर शेल से हायर शेल में जाएगा या हायर शेल से लोअर शेल में आएगा, सिर्फ उसी वक्त उसकी एनर्जी में क्या आएगा? चेंज आएगा। एक ऑर्बिट में मूव करते हुए उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जब वो ट्रांजिशन करता है यानी जब वो एक्साइट होता है, लोअर शेल से हायर शेल में जाता है या डी एक्साइट होता है यानी हायर शेल से लोअर शेल में आता है, सिर्फ उस वक्त उसकी एनर्जी में चेंज आता है। और चेंज किस तरह से आता है? याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। जब भी इलेक्ट्रॉन को लोअर शेल से हायर शेल में भेजना है तो आपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करनी है, देनी है। एक्साइटेशन जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, आपको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर शेल से लोअर शेल में आ रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। यानी जो डी एक्साइटेशन है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब बेटा याद रखने की बात ये है कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है या जो एनर्जी एटम एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा या किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी? याद करें क्वांटम थियरी, एनर्जी is released or absorbed in a discontinuous manner in the form of quanta, in the form of particles। यानी जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है या डी एक्साइट हो रहा है तो ये एमिट होने वाली या एब्जॉर्ब होने वाली जो एनर्जी है ये किस फॉर्म में ट्रांजिशन हो रही है, किस फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है?
इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, ठीक है। और कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, मोर इंपॉर्टेंट बेटा, जितना दो शेल्स का एनर्जी डिफरेंस है, वो शेल जिनमें ट्रांजिशन हुई है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल से जिसकी एनर्जी E1 है दूसरे शेल में गया है जिसकी एनर्जी E2 है, तो मुझे ये बताएं कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है जितना इन दो शेल्स का एनर्जी डिफरेंस है। डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, जितना दो शेल्स का एनर्जी डिफरेंस है इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, लेकिन किस फॉर्म में, क्वांटम की फॉर्म में। और उस एनर्जी का मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है बाय द इक्वेशन डेल्टा E इज इक्वल टू h न्यू, ठीक है जी। अब आखिरी बात, हमने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ परमिटेड एनर्जी लेवल्स में पाया जाता है, तो ये बताएं कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो परमिटेड ऑर्बिट्स जो हैं या परमिटेड एनर्जी लेवल्स हैं वो कहाँ पर होते हैं, उनका आपसी डिस्टेंस कितना होता है दो ऑर्बिट्स का, या न्यूक्लियस से पहले ऑर्बिट का डिस्टेंस कितना होता है, दूसरे ऑर्बिट का डिस्टेंस कितना होता है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो बेटा बोहर ने ये काम हमारे लिए आसान कर दिया, उसने कैलकुलेशन की और उसकी बुनियाद पे उसने ये नतीजा निकाला कि ऑर्बिट्स वहाँ होते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π, ये एक फैक्टर है, एक कांस्टेंट है, इसके इंटेग्रल मल्टीपल के इक्वल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर n क्या है, शेल का नंबर है, इसकी वैल्यू हो सकती है 1 2 3 एंड सो ऑन। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटेग्रल मल्टीपल के इक्वल हो जाता है, वहीं पे आपका एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करता है। इस पॉइंट पे हम फर्दर डिस्कशन जारी रखेंगे। आज के लिए हम इतनी ही डिस्कशन करना चाहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।